नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबों को बहुत ही काम की जानकारी लेकर आई हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल पर इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक नीलकंठ का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही दिल और जान से चाहते थे। दोस्तों, नीलकंठ की जो पत्नी थी वह बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव की चिड़िया थी। अपने पति से हर समय कुछ न कुछ पूछते रहती थी। एक दिन जब पति पत्नी गंगा किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे पिया जी, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। पिया जी, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। दोस्तों, जब नीलकंठ अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना ज़्यादा व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहती है कि ए पिया जी, कुछ ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुनकर के मेरे मन को कुछ शांति अवश्य मिल जाए। साथियों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर तुम्हें ये पता चल जाएगा कि एक भाई और एक बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक भाई और बहन को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। और साथ ही साथ तुम्हें इस कहानी से यह भी जानने के लिए मिलेगा कि अमीर मनुष्य पर गरीबी क्यों आती है और किस कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है और गरीबी का कारण क्या होता है। आखिर ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिसके कारण से मनुष्य गरीब की चंगुल में फंस जाता है। ऐसी कई जवाब तुम्हें इस कहानी से जानने को मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणा देने वाली कहानी है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें 8 ज्ञान की बातें पता चलने वाली है। इन बातों को सुनकर के कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है। इसलिए प्रिय, आज की इस कहानी को तुम ध्यान लगाकर एवं मन लगाकर सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है कि पिया जी, अगर इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी सुनाना प्रारंभ करो। मैं पूरे मन एवं श्रद्धा से इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुनूंगी और इस कहानी से बताई गई 8 बातों पर अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने लग जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, नीलकंठ कहता है कि बहुत ही पुराने समय की बात है कि किसी नगर में बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतान जन्म लेती है। उन 2 जुड़वा संतानों में एक पुत्र होता है और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान तो अपने पुत्र का नाम रोहित रख देता है और पुत्री का नाम माया रख देता है। इधर रोहित और माया बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाते हैं और धीरे धीरे करके दोनों विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो किसान को अपनी बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी काम से पड़ोस के गांव में जाता है। वहां पहुंच करके एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में किसान अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। इस प्रकार माया अपने पिता के घर से विदा होकर के अपने ससुराल के लिए चली जाती है। उधर बेटी को विदा करने के बाद में वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर और द्वार की हो गई,
अब मुझे अपने पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरा पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपने बेटे और बहू के साथ रहकर आराम से व्यतीत करूँगा। तो दोस्तों, इतनी कहानी सुनने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ईश्वर की लीला जो है बहुत ही निराली है। ईश्वर ना जाने कब किसे अमीर बना दे और ना जाने कब किसे गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। और दोस्तों, एक दिन वह किसान एक भारी बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता का ऐसी हालत देखता है और देखने के बाद वो बेटा बहुत ही दुखी और हताश हो जाता है और उसके बाद में वह अपने पिता को बहुत ही अच्छे से अच्छे डॉक्टर, वैद्य और हकीम से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ ले करके आता है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते कराते वह किसान का पुत्र एकदम कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी को फ़ायदा नहीं पहुंचाता है तो एक दिन वह किसान अपने बेटों को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे रोहित को समझाते हुए कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई समस्या मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसके मौके पर कोई निवारण न मिल सके, तो फिर ऐसे समय में उस समस्या को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अब तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल संसार को छोड़कर जाना ही है। इसीलिए पुत्र, तुम अब मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपना विवाह करके अपने जीवन की गृहस्थी आगे की ओर बढ़ाओ। अपने पिता के मुख से इस बातों को सुन करके रोहित एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर वह क्या ही कह सकता। वह कहता है कि पिताजी, जैसे आपको उचित लगे आप वैसा ही करिए। फिर वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ ही दिन के बाद उस किसान की मृत्यु हो जाती है। उधर अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। पिता का घर द्वार, खेत खलिहान तो पिता की बीमारी में पहले ही बिक चुके थे और जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाता है वह पिता के अंतिम संस्कार में खत्म हो जाती है। इस प्रकार रोहित बहुत ही गरीब हो जाता है। दोस्तों, जब एक दिन रोहित बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के एक झोपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ रहने लग जाता है और दूसरी के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी और बच्चों का पेट पालने लग जाता है। उधर रोहित की बहन माया, जिसका विवाह एक व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। वह मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई तो अब बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर द्वार बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगी कि तेरा पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। इस कारण माया अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना ही माया अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। माया का भाई रोहित को भी यह अच्छे से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसी कारण रोहित भी कभी अपनी बहन का ससुराल नहीं जाता। इस तरह माया अपने ससुराल में बहुत ही ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारती है। इधर रोहित मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ रहकर दिन काटने लगता है। उधर नीलकंठ आगे कहानी को सुनाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय,
फिर कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर कुछ साल गुजरने के बाद में रोहित की बहन माया के बेटे की शादी तय हो जाती है। लेकिन रोहित की बहन माया अपने भाई को किसी तरह का कोई न्योता नहीं देती है। दोस्तों, जब इस बात का पता रोहित को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुन कर के रोहित बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है और यह खबर अपनी पत्नी सुशीला को सुनाता है कि मेरी बहन की लड़का का शादी है, इसलिए हम सभी को माया के ससुराल चलना होगा। जब रोहित की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुन कर के खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से ही मैं अपने ननद से तो मिल लूँगी। फिर सुशीला अपने पति से कहती है कि पिया जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे भांजे की शादी है, मैं तुम्हारे साथ में ज़रूर ही चलूँगी, लेकिन मुझे पहले ये तो बताओ कि क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए न्योता भेजा है। अपनी पत्नी के मुख से इस बातों को सुन कर के रोहित बिल्कुल ही चुप हो जाता है। फिर रोहित अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, नेता तो नहीं आया है, मुझे भी यह खबर दूसरों के द्वारा पता चला है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है तो बहन का बेटा ही। शीला अपने पति से कहती है, हाँ पिया जी, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना न्योता के ननद के ससुराल जाना मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा है और आपको भी वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। तब रोहित अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, माया के ससुराल वाले बहुत बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भेजा हो पर हमें पर्चा हमारे पास नहीं पहुंचा हो। इसीलिए प्रिय, तुम किसी प्रकार की कोई सोच विचार मत करो, बच्चे को तैयार करके तुम मेरे साथ माया के ससुराल चलो। अपने पिया की बातों को सुन करके सुशीला कहने लगती है कि पिया जी, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, पर बिना न्योता के, बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी की मुख से ऐसी बातें सुन करके रोहित कहता है कि ठीक है सुशीला, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम बच्चों के साथ में घर पर ही रहना, मैं अकेले ही माया के ससुराल चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को बात बात पे ताना मारेंगी। कह करके रोहित घर से बाहर चले जाता है। नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि प्रिय, रोहित जो था वह बहुत ही गरीब था। वह पैसे किसी से उधार लेता है, उधार लिए हुए पैसे से अपनी बहन माया और अपनी भांजे के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़े को लेकर के अपनी बहन के ससुराल चल देता है। इधर पैदल चलते चलते रोहित को सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जा कर के अपने बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जा कर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़ा हो कर के अपनी बहन का इंतज़ार करने लगता है। तभी माया की जेठानी की नज़र रोहित पर पड़ जाती है और वह रोहित को पहचान लेती है। रोहित को देखने के बाद माया की जेठानी जा कर के माया से बताती है कि हे माया, तुम्हारा भाई आया है और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। जब माया अपनी जेठानी के मुख से ये बातें सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि आप मुझे बताओ कि मेरा भाई मेरे ससुराल में किस तरह से आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तब माया की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहन करके तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है और दरवाजे पर खड़ा हुए तुम्हारा आने का इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर माया गुस्सा हो जाती है और सभी के नज़रों से बचते बचाते अपने भाई के पास पहुंचती है। उधर रोहित जब अपनी बहन माया को अपने पास आते हुए देखता है तो
खुशी के मारे उसका चेहरा खिल जाता है और अपनी बहन माया को देख करके रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद माया अपने भाई को अपने साथ में ले करके माया सभी के नज़रों से बचते बचाते अपने भाई को घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर पूछने लगती है कि तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था। तब रोहित कहता है, बहना तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, पर किसी के मुंह से पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर माया कहने लगती है कि भैया तुम्हें इस तरह बेशर्मों की तरह मेरे घर पर नहीं आना था। इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर पर चले आए, कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। आखिर तो तुम्हारी कोई इज्जत है नहीं, कम से कम तुम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। माया के मुख से ऐसे कटुर वचन को सुन करके ओ मजबूर भाई जो रोहित था उसका कलेजा छलनी हो जाता है। तब रोहित अपनी बहन के कदमों में गिर करके माफ़ी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन तुम मुझे आज क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी इतनी बदनामी होगी। यदि मुझे ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत होगी, इतना हताश और निराश होगी, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी ताने मारेंगी। रोहित के बातों को सुन करके जब माया का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो माया रोहित से कहती है कि चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे से बाहर मत निकलना, इस कमरे में ही बंद रहना और भूल कर भी तुम इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना। जब भोजन बन जाएगा तो भोजन की थाली मैं इसी कमरे में लेकर आ जाऊंगी। तुम भोजन करके पिछले दरवाजे से चुपचाप यहाँ से चले जाना। तो रोहित कहता है कि ठीक है बहना, आज रात को ही मैं तुम्हारे ससुराल से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, पर तुम ये कपड़े तो रख लो जिन्हें मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से लाया हूँ। तब माया कपड़े को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा जाती है। रोहित उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बहन का वापस आने का इंतजार करने लगता है। साथियों, इतनी कहानी सुना करके नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, बहुत ही प्यारी कहानी है, सुनाओ ना, कहानी में आगे क्या होता है। तब नीलकंठ कहानी आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इधर तो रोहित अंधेरे कमरे में बैठे हुए अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है कि आज मेरी बहना मेरे लिए भोजन लेकर आती होगी, आज तो मुझे भी स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू कामकाज में लग जाती है और शादी के कामकाज में इतनी खो जाती है कि उसे यह भी याद नहीं रहता कि मेरा भाई कमरे में बंद है और वह मेरा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, इधर जैसे तैसे समय बीतने लगता है और भूख प्यास से रोहित छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहित अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। तरह रोहित को कमरे में पड़े हुए दोस्तों 1 नहीं 3 दिन बीत जाते हैं। इधर रोहित को अपने बीवी और बच्चों की बहुत याद सताने लगती है। रोहित सोचता है कि अगर कोई इधर नहीं आया तो मैं बंद इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा। मेरे नहीं होने पर मेरे बीवी और बच्चों का कैसे भरण पोषण होगा। दोस्तों, रोहित यही सोचते सोचते बेहोश होने लगता
लगता है। तभी किसी काम के वजह से माया की जेठानी उस कमरे के बगल से गुजरती है। जब रोहित को माया की जेठानी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है तो रोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब माया की जेठानी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनती है तब वह दरवाज़ा खोलती है और सामने रोहित को देखती है तो रोहित से पूछती है कि हे भैया, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। रोहित इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। जब माया की जेठानी दोबारा रोहित से पूछती है तो रोहित इस बात को छुपा लेता है कि उसे उसकी बहन ने ही बंद किया था। वह झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, गलती से किसी ने कमरे की कुंडी लगा दी है। बहन, अगर तुम आज नहीं आते तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। दोस्तों, इतना कहते हुए रोहित घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। 3 दिन का भूखा प्यासा रोहित बेचारा चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है, पर भूखे प्यासे होने के कारण रोहित को चक्कर आने लगता है और वह बेहोश होकर गिरने वाला ही होता है कि एक बूढ़ी माँ आ जाती है और रोहित को संभाल लेती है। तो जब रोहित को होश आता है तो वह क्या देखता है कि वह एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ है। बूढ़ी माँ उसे एक पंखा से हवा कर रही है। होश आने के बाद रोहित खड़ा हो जाता है और उस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता है और कहता है, हे माँ, आप कौन हैं। दोस्तों, इतनी कहानी सुनने के बाद नीलकंठ थोड़ा विश्राम कर लेता है। विश्राम करने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे कहानी सुनाने लगता है। नीलकंठ कहता है, सुनो प्रिय, जो बूढ़ी माँ के गोद में रोहित लेटा हुआ होता है वह एक देवी माँ होती है। इधर रोहित की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी, इसीलिए जब रोहित चक्कर खाकर गिरने वाला था तो देवी माँ प्रकट होकर रोहित को जमीन पर गिरने से बचा लेती है और रोहित का सर अपनी गोद में रख कर सुला लेती है। तब रोहित को होश आता है तो वह देवी माँ को प्रणाम करके अपने घर के लिए चलने लगता है। तभी देवी माँ कहती हैं कि बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो और उधर कहाँ जा रहे हो। तब रोहित कहता है कि हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी इसलिए मैं अपनी बहन के घर गया था। अभी मैं लौटकर वहीं से आ रहा हूँ और उधर मेरा गांव है, इसीलिए मैं उधर जा रहा हूँ। तब बूढ़ी माँ रोहित से कहती है कि हे बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो रोहित कहता है, पूछो मैया, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती है। तब बूढ़ी माँ कहती है कि अगर तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो और जैसा कि तुमने बताया कि वहाँ पर शादी थी, तो तुम खाली हाथ लौटकर कैसे आ रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा। बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर रोहित की आंखों में आंसू टपकने लगता है। तब रोहित उस बूढ़ी माँ से कहता है कि मैया, भला आपसे क्या छिपाना, आपने तो मेरी प्राणों की रक्षा की है। और बूढ़ी माँ को पूरी घटना सुना देता है जो उसके साथ हुआ था। इस तरह रोहित के मुख से पूरी घटना सुनने के बाद बूढ़ी माँ कहती है कि हे पुत्र, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हैं। तुम वहाँ पर चलकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। और जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपने बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़ लेना। और जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे पूछे कि अपने बहन के ससुराल से क्या लाए हो तो तुम कह देना कि तुम्हारे लिए मेरी बहन ने यह फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे
और उससे तुम्हारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बचे रहेगी। तब रोहित बूढ़ी माँ की बात सुनता है और वह बूढ़ी माँ की बात मानकर उसकी बगीचा में पहुँच जाता है और देखता है कि उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हैं। तब रोहित वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है कुछ फल को तोड़ करके अपने थैले में रख लेता है। ये सब करने के बाद रोहित उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेने के बाद रोहित अपने घर के लिए चलने लगता है। तब वह बूढ़ी माँ रोहित को कहती है कि हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी ये 8 बातें सुनते जाओ। मेरी ये 8 बातें तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। इस प्रकार वो बूढ़ी माँ उस रोहित को 8 बातें बताती है और उन 8 बातों को सुनकर रोहित अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहित उस फलों से भरा थैला लेकर के घर पहुंचता है तो रोहित के छोटे छोटे बच्चे और रोहित की पत्नी रोहित के पास आ जाते हैं और बच्चे कहते हैं, पिताजी, बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये सुनकर के रोहित फलों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैले देने के बाद रोहित घर से बाहर निकल जाता है। उधर रोहित के जाने के बाद में जब रोहित की पत्नी उस थैला को खोल कर देखती है तो थैला के अंदर का नज़ारा देख करके एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला देखती है कि यह थैला सोना चांदी के फलों से भरा है। जब रोहित की पत्नी अनार को फोड़ती है तो उसमें से हीरे निकलने लगते हैं और जब आम को काटती है तो गुठली की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर रोहित की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ करके अपने पति को पास पहुंचती है और कहती है कि तुम तो शादी में गए थे, पर तुम ये क्या लेकर आए हो। रोहित अपनी पत्नी की यह बात को सुन करके सोचने लगता है कि शायद सुशीला को फल पसंद नहीं आया है, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़े लेकर आने चाहिए था। पर रोहित अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, बहना ने जो कुछ भी भेजा है वो ला कर के मैं तुम्हें दे दिया। अब जो भी थैला में है बच्चों को बराबर में बांट करके दे दो। तब सुशीला कहती है, तुम पहले घर तो चलो और चल करके देख तो लो कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह कहते हुए सुशीला अपने पति को पकड़ करके घर के अंदर ले जाती है और अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, पहले देखो तो जरा हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। ये कहकर सुशीला थैला रोहित के आगे पलट देती है। थैला पलटते ही थैला से सोना चांदी हीरा मोती निकलने लगता है। तब सुशीला कहती है, देखो पिया जी, हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छिपा करके हीरे मोती भेजे हैं। यह सब नज़ारा रोहित देखता है तो वह समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी, वह कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में रोहित अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के बाद नीलकंठ थोड़ा आराम करता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार जब रोहित को बहुत सारा धन मिल जाता है तो वह पहले की तरह फिर से अमीर हो जाता है। कुछ समय के बाद रोहित अपनी बीबी और बच्चों के लिए एक आलीशान मकान बनाता है और फिर राजा महाराजा की तरह महल में रहने लगता है। फिर सभी नगर के लोग भी रोहित का सम्मान करने लगते हैं। फिर रोहित का ठाठ बाट जब बड़ा हो जाता है तब एक दिन सुशीला कहती है कि हे पिया जी, सावन का महीना आने वाला है और सावन में सभी स्त्रियां अपने अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन को ससुराल जाओ और मेरी ननद को यहाँ पर बुला कर लाओ। इसी बहाने वह अपने पीहर घूम जाएगी और इसी बहाने मैं भी अपने ननद से मिल लूँगी। रोहित जब अपनी पत्नी से ऐसी
ऐसी बातें सुनता है तो रोहित अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपने बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से रोहित अपने बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले जाकर खड़ा हुआ था। तभी उसी समय पर माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके भागी भागी माया के पास जाती है और कहती है, माया, बाहर तुम्हारा भाई आया है। अपनी जेठानी की मुख से यह बात सुनकर माया कहती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा कोई भाई नहीं है। दोस्तों, माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जिठानी बताती है कि हे माया, तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं आया है, बल्कि वह राजा और महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह किसी देश का राजा या महाराजा है। तुम्हारे भाई के आगे 4-4 सैनिक लगे हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर रथ गाड़ी खड़ा हुई है। तुम एक बार जाकर देखो तो सही। जब माया ये बात अपनी जेठानी के मुख से सुनती है, उसे यकीन नहीं होता है। तब सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप करके देखने लगती है। लेकिन जब माया अपने भाई के रूप रंग एवं ठाट बाट देखती है तो वह बिल्कुल हैरान रह जाती है और सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि कल तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था। फिर सभी नगर के लोग भी रोहित का सम्मान करने लगते हैं। फिर रोहित का ठाठ बाट जब बड़ा हो जाता है तब एक दिन सुशीला कहती है कि हे पियाजी, सावन का महीना आने वाला है और सावन में सभी स्त्रियां अपने अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन को ससुराल जाओ और मेरी ननद को यहाँ पर बुला कर लाओ। इसी बहाने वह अपने पीहर घूम जाएगी और इसी बहाने मैं भी अपने ननद से मिल लूँगी। रोहित जब अपनी पत्नी से ऐसी बातें सुनता है तो रोहित अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपने बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से रोहित अपने बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले जाकर खड़ा हुआ था। तभी उसी समय पर माया की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके भागी भागी माया के पास जाती है और कहती है, माया, बाहर तुम्हारा भाई आया है। अपनी जेठानी की मुख से यह बात सुनकर माया कहती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता है, मेरा कोई भाई नहीं है। दोस्तों, माया ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जिठानी बताती है कि हे माया, तुम्हारा भाई आज भिखारी की तरह नहीं आया है, बल्कि वह राजा और महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह किसी देश का राजा या महाराजा है। तुम्हारे भाई के आगे 4-4 सैनिक लगे हुए हैं और तुम्हारे दरवाजे पर रथ गाड़ी खड़ा हुई है। तुम एक बार जाकर देखो तो सही। जब माया ये बात अपनी जेठानी के मुख से सुनती है, उसे यकीन नहीं होता है। तब सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप करके देखने लगती है। लेकिन जब माया अपने भाई के रूप रंग एवं ठाट बाट देखती है तो वह बिल्कुल हैरान रह जाती है और सोचने लगती है, विचार करने लगती है कि कल तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था। पहनने के लिए सही तरीका का वस्त्र भी उसके पास नहीं था। फिर एकदम से उनका भाग्य कैसे बदल गया। उसके बाद रोहित की बहन माया आरती का थाल सजाती है और अपने भाई को आरती उतारने लगती है। फिर माया अपने भाई को बहुत आदरपूर्वक अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बहुत ही कष्ट उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इस तरह की बातें को सुनकर रोहित कहने लगता है, कोई बात नहीं बहना,
उस समय हमारे कुछ ऐसे ही दिन थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। बहन, इस बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। हे बहन माया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर चलना है। तुम्हारी भाभी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। यह सुनकर माया खुशी खुशी अपने भाई के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के माया अपने भाई के रथ पर बैठ जाती है। इस प्रकार जब माया अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देख करके एकदम से दंग रह जाती है। माया देखती है कि भव्य महल है और कई नौकर चौकर लगे हुए हैं और अन्न का भंडार भरा हुआ है। माया अपने भाई की ऐसी शान शौकत को देख करके बिल्कुल हैरान हो जाती है। इधर रोहित की पत्नी माया की खूब खातिरदारी करती है, उसकी खूब सेवा करती है और सारा दिन उसे अपने पलकों पर बैठा करके रखती है। रोहित की पत्नी सुशीला को लगता था कि ये सारी शान शौकत जो हमारी आज है वो हमारी ननद के वजह से ही है। अपनी ननद के कारण ही हम आज यह मुकाम पर पहुंच पाए हैं। क्योंकि दोस्तों, रोहित ने कभी भी अपनी पत्नी को सच्चाई नहीं बताई थी। ये सब माया की वजह से नहीं बल्कि बूढ़ी माई की वजह से मिला है। क्योंकि दोस्तों, रोहित की पत्नी सुशीला इन सभी बातों से अनजान थी। यही सोच कर के सुशीला अपनी ननद की खूब सेवा करती है और अपनी ननद को खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहित की बहन माया का ससुराल जाना सुनिश्चित हो गया, तब रोहित की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने ससुराल चली जाएगी। ये तुम बाजार जाओ और बाजार से कोई अच्छा सा तोहफा ले करके आओ। पत्नी की मुख से ऐसी बातें सुन कर के घर से बाहर चला जाता है और रोहित एक मोची की दुकान पहुंचता है। मोची की दुकान पहुंच कर के मोची से कहता है, हे भाई, मुझे अपनी बहना के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहना के लिए बोलने वाली जूती बनवा सकते हो? तो मोची कहता है कि सेठ जी, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसे बनवाने की कीमत बहुत लगेगी। तब रोहित कहता है कि मोची भाई, मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूती बनाओ कि जब मेरी बहना इस जूती को पहने और पहन करके जब भी चले, वे जूतियाँ बारी बारी से ये 8 बातें बोले। फिर रोहित मोची को वह ज्ञान की 8 बातें बताता है जो रोहित को बूढ़ी माँ चलते समय बताती है। रोहित मोची से कहता है, हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें ज्ञान की वो 8 बातें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार रोहित ज्ञान की 8 बातें बताने लगता है। रोहित पहली बात बताने लगता है, बात ज्ञान की है कहीं मानव मत तुम भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना कर्म के बदले नहीं उसका कभी नसीब। तीसरी बात, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म फिर करे स्वर्ग को दीन। चौथी बात, नहीं गरीब से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान ही करो दूर अब आप। पांचवी बात, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता ओ मानव रहे गरीब। सातवीं बात, अज्ञानी पे ही सदा करे गरीबी बार, विजय होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहित कहने लगा, मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे, पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब,
धन दौलत से जुड़े रहें, रिश्ते हुए गरीब। इधर रोहित मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बनवानी है। तुम ऐसी 8 बातें बोलने वाली जूतियाँ मेरी बहन के लिए आज बना कर दे दो। जब ये 8 बातें जूतियाँ बोलेगी और मेरी बहन ये 8 बातें सुनेगी तो इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसों के घमंड में आकर अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, रोहित ने अपनी बहन के लिए हीरे और मोतियों से जड़ी हुई जूतियाँ बनवाता है और जूतियों को ला करके अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियाँ को पा करके एकदम से माया का चेहरा खिल जाता है। उसके बाद माया अपने भाई से विदा लेकर के अपने ससुराल चली जाती है। इधर माया जब ससुराल पहुंच जाती है तो माया की देवरानी और जेठानी पूछने लगती है कि माया, तुम अपने भाई के घर से आई हो तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें उपहार स्वरूप क्या दिया है? तो माया अपनी जेठानी और देवरानी एवं सास ससुर को अपने भाई के द्वारा दी गई जूतियाँ दिखलाती है और कहती है कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी एवं हीरे मोती से जड़ी जूतियाँ दी हैं। तब माया उन जूतियों को पहन करके देवरानी और जेठानी को दिखलाने लग जाती है और जैसे ही माया उन जूतियों को पहन करके माया चलती है तब जूतियाँ कहने लगती है कि पैसे के बाजार में बदल गए तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहें, रिश्ते हुए गरीब। जब माया इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है और अपने भाई को याद करके माया एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी और जेठानी पूछती है कि माया क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों रोने लगी? तब माया अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के मैंने अपने भाई को कितना भला बुरा सुनाया। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी भी नहीं दिया और देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बना कर के दी है। मुझे तो अब अपने आप से घृणा होती है। मैं तो अब जीना नहीं चाहती। तब माया की देवरानी एवं जेठानी माया को समझाने लगती है कि हे माया, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब आगे क्या याद रखना, किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे लक्ष्मी दूर चली जाती है। इसलिए तुम मेरी ये 8 बातें हमेशा याद रखना। इस तरह माया की जेठानी उसे 8 बातें बताने लगती हैं और कहती है, पहला बात, हे माया, जो व्यक्ति रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने का सामान को बर्बाद करता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन एवं गरीब हो जाते हैं। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अनादर होता है, उनकी इज्जत नहीं होती, उस घर में भी लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं रुकती है। तीसरी बात है, जिस घर में महिलाएं सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाती हैं या चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार वाले भी जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस परिवार के लोग पैसे की कदर नहीं करते, उन घरों में भी माँ लक्ष्मी दूर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने पर दूसरे का मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं या अपने पैसों के घमंड में दूसरे को परेशान करते हैं, ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी जल्दी विदा ले लेती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते एवं आज के कार्य को कल पर टालते रहते हैं, वैसे घरों में भी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। आठवीं एवं अंतिम बात, जिस परिवार के लोग
घर में आए मेहमान का सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते या किसी भिखारी को खाली हाथ लौटाते हैं, ऐसे लोगों से भी माँ लक्ष्मी नाराज होकर दूर चली जाती है। इस तरह माया की जेठानी माया को ये 8 बातें बतलाती है और कहती है कि मेरी इन बातों को 8 बातों को गांठ बांध लेना। फिर नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, माया उन जूतियों की बात को सुन करके और अपनी जेठानी के बातों को सुन करके एकदम से बदल जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि माया तो आनी जानी है। माया पर कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये ईश्वर ना जाने कब किसे गरीब बना दे, कब किसे अमीर बना दे, ये बात किसी को नहीं पता चलता है। उसके समझ में ये भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर के कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। जय श्री राम।